क्लास में लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात की थी। जब हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब हम किसी भी चीज़ के लॉ को पढ़ते हैं तो हमारे जो है कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी 6 स्टेप्स में हम हमारा लॉ कंप्लीट करते हैं। तो हमने बताया था कि भाई जो लॉ है उसकी थ्योरी होगी, उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी जो रिलेशन होगी, उससे टेबलर प्रेजेंटेशन होगा, एक डायग्राम प्रेजेंटेशन होगा, असेप्शंस होंगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा था कि एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे केसेस जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है, यानी उसको हम वहाँ पर जो है प्ले नहीं कर सकते हैं, रूल नहीं कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली थोड़ा प्रीवियस में जाकर आपको बता दूं कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या था। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पर पॉजिटिवली रिलेशन था जिसके अंदर आपने देखा था कि व्हेन प्राइस इज इंक्रीजेस supply is also increases, when price is decreases supply is also decreases। इस चीज को हमने यहाँ देखा था। मैं आपको बुक की लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अगर आपके कभी भी कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो अदर थिंग जो रिमेन कांस्टेंट होती है वो होती है कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस ये कभी भी चेंज ना होना ही अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। जिस गुड की आप बात कर रहे हैं, जिस भी गुड को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी की प्राइस और उसी की सप्लाई के बीच में रिलेशन आप देखते हैं। अदर गुड से आपका कोई अभी तक कोई लेना देना नहीं रखना। Thus more is supplied at higher price and less at the lower price। यहाँ पर आप क्या सीन रखते हैं कि जैसे ही सप्लाई हाई होगी तो प्राइस हाई होगी, इसलिए सप्लाई हाई है। जैसे ही प्राइस डाउन हो जाएगी सप्लाई भी डाउन हो जाएगी। The law of supply state that other things remain constant, quantity supplied increase with increase in own price of a commodity and vice versa। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रहती है, यानी assumptions को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इफ प्राइस इज डिक्रीजेस देन सप्लाई इज आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, इट इज अ कॉमन practice to use term supply instead the quantity supplied. Thus it is commonly said that there is a positive relationship between own price of a commodity and supply of a commodity, but it must be borne in mind that the term supply in relation to own price to commodity always means quantity supplied। आपको पता है कि quantity supplied क्या होती है, मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई। दोनों के डिफरेंस हमने जो है बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप प्रीवियस क्लास को चेकआउट करें। टेबलर प्रेजेंटेशन हमने कल देखा था जिसमें आपने देखा था कि प्राइस इंक्रीज हो रही थी, साथ ही साथ जो है आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही थी, जहां में हम प्राइस जो है 10, 11, 12 रखी थी और क्वांटिटी सप्लाई जो थी हमारी वो 100, 200 और 300 थी। इसके बाद हमने पॉजिटिव रिलेशन बताया था। फिर अजेप्शंस हमने देखी थी कि लॉ ऑफ सप्लाई की जो अजेप्शंस है वहां पर हम ये ध्यान रखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्राइस जो होती है, सॉरी प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडिक्शन होती है वो चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, फर्म का गोल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट रहे या मैक्सिमम सेल रहे, एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। रिलेटेड गुड्स की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होगा। नियर फ्यूचर में कमोडिटीज यानी गुड्स जो भी आप सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस में डिफरेंस नहीं आने चाहिए, ऐसी कोई आशंका भी नहीं होनी चाहिए कि चेंजेस होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम आज देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ, यानी इस सिचुएशन में जो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, फेल हो जाता है। ठीक है, द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी मे नॉट होल्ड गुड इन सर्टेन सिचुएशन। ये इस सिचुएशंस में जो है फेल हो जाता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं करता। पहला, एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट एक ऐसी चीज है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, बिकॉज प्राइस इंक्रीज होने पर इसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। बेसिक है, क्योंकि एक जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की जो आपकी ज़मीन है वहाँ पर लैंड पर आप अपनी अगर खेती करते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी है जो धीरे धीरे कम होती है, इंक्रीज नहीं हो सकती। तो अगर जैसे मैंने प्याज उगाने हैं, प्याज इस बार उगाए हैं मैंने, और रेट डजेंट मैटर, हमने सिर्फ उगाती होते हैं, उस समय पता नहीं होता कि रेट क्या होने वाली है फ्यूचर। मेरी ज़मीन उस चीज़ के लिए अलाउ करती है, मैंने प्याज उगा दी, उसके बाद में सीन रहता है कि उग गई सब जो भी आपने प्याज उगाए हैं तो वो उग गए, उसके बाद में क्या सीन होता है, जो प्राइस होती है आप उसको बेच देते हैं।
अगर उसकी इंक्रीज हो जाती है तो आप सोचें कि वापस प्याज उगा दें और उसके लिए ना वो फटाफट प्याज उग जाए और फिर वापस बेच दें, तो वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज इतने टाइम पीरियड चाहिए होता है एग्रीकल्चर को एक अपना, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है जिसको हम बदल नहीं सकते। एग्रीकल्चर आउटपुट, द लॉ ऑफ सप्लाई does not strictly to agriculture output as it is it is governed by the natural factor। ये जो है नेचुरल फैक्टर की वजह से बनते हैं, इसलिए ये किसी भी तरीके से हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। इफ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज देयर इज अ फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट देन इट्स सप्लाई विल नॉट इंक्रीज नो मैटर व्हाट द प्राइस। जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, बारिश नहीं हुई है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इस सिचुएशन की वजह से एग्रीकल्चर में डाउनफॉल आ सकता है। बट हम सोचे कि राइस बहुत सारी बारिश होने से जो है बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा और उसकी जो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, तो वो प्राइस से रिलेशन नहीं रखती। ठीक है। गुड ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्ट्रिक्शन की गुड्स में भी किसी भी तरीके से इसका रूल्स लागू नहीं होता कि प्राइस इंक्रीज होने पे ज़्यादा मिलेगी, प्राइस कम हो गई तो कम मिलेगी, ऐसा नहीं होता। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड एवर इवन इफ देयर प्राइस ट्रेंड्स टू राइज। सोशल वेलफेयर के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज आपको अवेलेबल कराई जाती है, जैसे कि वो हो सकता है कि वो डोनेशन हो सकता है कि वो जैसे कि फ्री में आपको दवाएं देते हैं, और जो हम कह सकते हैं कि कंबल वगैरह बांटते हैं, तो डजेंट मैटर कि प्राइस इंक्रीज हुई है तो इसकी सप्लाई इंक्रीज होगी, नहीं, यहाँ पर ये नहीं होता। वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जिसको वो हमारे पास अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स में कभी भी ये चीज़ अलाउ नहीं होती, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स जल्दी से फिनिश हो जाते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब जिनकी लाइफ जो है वो सप्ते भर तक की होती है लास्ट। ठीक है, तो इस चीज़ में हम सोचें कि ये जल्दी से बन जाए और प्राइस इंक्रीज हो जाए फिर हम इसको सेल करें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर पेरिशेबल गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस। दिस इज बिकॉज सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल गुड्स इज वेरी शॉर्ट। हम ये कह सकते हैं कि इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, इसीलिए ये इसको स्टोर करके रख लिया कि भाई जब रेट बढ़ेगी तब बेचेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, उसका जो पैसा मिलने वाला था वो भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज एक्सेप्शंस क्या थे। कल जो है हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। बेसिकली मूवमेंट्स होते हैं और आपकी जो शिफ्टिंग होती है उसको हमने डिमांड में भी देखा था, यहाँ पर भी हम इसको मूवमेंट्स और शिफ्टिंग को देखेंगे, डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और इसकी थ्योरी है उसके थ्रू भी देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू आस्क। रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप पूछ सकते हैं। बड़ी जल्दी हमारा कोर्स फिनिश होने वाला है, आप अपने प्रोजेक्ट को रेडी रखें। प्रोजेक्ट की कुछ सैम्पल्स मैंने आपको बताई थी, ग्रुप में भी मैंने अवेलेबल करवाई हैं। अगर रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से अवेलेबल करवा दूँगी। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।